Introducing the Current Affairs Workbook. It is an activity-driven learning comprising summaries, quick facts, MCQs, true-false statements, mains practice questions, and ethics case studies, consolidated into a comprehensive workbook. Dive into our monthly magazine summary, a concise overview capturing key insights, events, and trends of the month. Unlock the power of our Quick Facts block, your rapid reference toolkit with essential facts, figures, and critical statistics. Experience our dynamic activities like MCQs and true-false statements to subjective questions and ethics case studies that refine your analytical thinking and articulation skills. Track your progress with our dedicated self-evaluation page, your personal growth monitoring and improvement tool. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने कुवैत की पहली आधिकारिक यात्रा की। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOEFCC ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 जारी की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में भारत में कच्चे तेल के भंडारण को लेकर चिंता जाहिर की गई। हिंद महासागर में विनाशकारी सुनामी के 20 वर्ष पूरे हुए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने पश्मीना प्रमाणन के लिए एडवांस फैसिलिटी और नेक्स्ट जनरेशन DNA सीक्वेंस सेंटर का उद्घाटन किया। कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट जारी की गई। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने कुवैत की पहली आधिकारिक यात्रा की। इस अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री को कुवैत के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया। चलिए सबसे पहले यात्रा के मुख्य परिणामों पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला है रणनीतिक साझेदारी। भारत और कुवैत ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA। भारत ने सतत ऊर्जा सहयोग के लिए कुवैत के ISA में शामिल होने के फैसले का स्वागत किया। साथ ही क्षेत्रीय सहयोग में एशियन कोऑपरेशन डायलॉग ACD के महत्व पर भी बल दिया गया। ACD का उद्घाटन 2001 में एशिया की सामूहिक शक्तियों का लाभ उठाने के उद्देश्य से किया गया था। इसमें 35 देश शामिल हैं। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। इसके अलावा है भारत GCC सहयोग। कुवैत ने भारत और खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC के सदस्य देशों के बीच मजबूत संबंधों का समर्थन करने की बात कही। वर्तमान में GCC की अध्यक्षता कुवैत के पास है। और अन्य घटनाक्रमों की बात करें तो नवीनीकृत सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम 2025 से 2029 पर हस्ताक्षर किए गए। यह कार्यक्रम कला, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देगा। इसके अलावा भारत ने आतंकवाद से निपटने और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चौथे दुशांबे प्रक्रिया चरण की मेजबानी के लिए कुवैत की सराहना की। चलिए अब भारत और कुवैत संबंधों के बारे में भी जान लेते हैं। पहला है व्यापार संबंध। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत और कुवैत के बीच कुल 10.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ था। भारत इस व्यापार में घाटे की स्थिति में है। इसके अलावा है ऊर्जा सुरक्षा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुवैत ने भारत की कुल ऊर्जा जरूरतों का 3% प्रदान किया था। यह भारत का 9वां सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है। और तीसरा है प्रवासी। कुवैत में लगभग 1 मिलियन भारतीय रहते हैं, जो संख्या और कार्यबल के हिसाब से कुवैत का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। अंत में खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC के बारे में भी बात कर लेते हैं। खाड़ी के अरब देशों के लिए सहयोग परिषद की स्थापना 1981 में की गई थी। इसे GCC के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय सऊदी अरब के रियाद में है। यह एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें 6 सदस्य शामिल हैं। ये सदस्य हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच समन्वय, एकीकरण और अंतर संबंध को बढ़ाना है। साथ ही यदि ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो GCC भारत के तेल आयात में 35% और गैस आयात में 70% का योगदान देता है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOEFCC ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 जारी की। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्विवार्षिक आधार पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR प्रकाशित करता है। इस रिपोर्ट को पहली बार 1987 में प्रकाशित किया गया था। ISFR 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है।
FSI पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC के तहत कार्य करने वाला एक संगठन है। आइए रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले कुल वन एवं वृक्ष आवरण के बारे में जान लेते हैं। यह 2021 के आकलन 24.62% की तुलना में भौगोलिक क्षेत्र के 25.17% तक बढ़ गया है। इसमें 21.76% वन आवरण और 3.41% वृक्ष आवरण शामिल है। वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्य छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान है। हालांकि 19 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक क्षेत्रफल पर वन आवरण मौजूद है। इनमें से 8 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों जैसे मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में 75% से अधिक वन आवरण है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 में राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में देश के कुल भू क्षेत्र के कम से कम 1/3 भाग को वन या वृक्ष आच्छादित करने का प्रावधान किया गया है। अगर बात करें मैंग्रोव आवरण की, तो देश में कुल मैंग्रोव आवरण 4,992 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 2021 की तुलना में 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि गुजरात में कमी देखी गई है, जबकि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में वृद्धि देखी गई है। इसी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के अंतर्गत लक्ष्यों की बात करें तो भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO2 के समतुल्य तक पहुंच गया है। यह दर्शाता है कि 2005 के आधार वर्ष की तुलना में भारत पहले ही 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच चुका है, जबकि 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। और आखिर में बांस धारित क्षेत्र का विस्तार पर एक नजर डालते हैं। देश में बांस धारित क्षेत्र का विस्तार 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। वर्ष 2021 में किए गए पिछले आकलन की तुलना में बांस क्षेत्र में 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन एवं वृक्ष आवरण की बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार शीर्ष 3 राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं। वहीं प्रतिशत के अनुसार शीर्ष 3 राज्य लक्षद्वीप 91.33%, मिजोरम 85.34%, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 81.62% हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में भारत में कच्चे तेल के भंडारण को लेकर चिंता जाहिर की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023-24 के बजट में कच्चे तेल के भंडारण के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कच्चे तेल के भंडारण पर कोई खर्च नहीं किया गया। तो चलिए ऐसे में सबसे पहले भारत की रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत सरकार ने रणनीतिक तौर पर कच्चे तेल के भंडारण के लिए वर्ष 2004 में रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसे भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ISPRL द्वारा प्रबंधित किया जाता है। आपको बता दें SPR कार्यक्रम के 2 चरण होते हैं। इस कार्यक्रम के पहले चरण के तहत विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादुर में कुल 5.33 मिलियन मीट्रिक टन यानी MMT कच्चे तेल का भंडारण करने के लिए भंडारण सुविधाएं विकसित की गई हैं। इनमें से पादुर में सबसे अधिक भंडारण क्षमता है। वहीं चरण 2 के अंतर्गत 2021 में सरकार ने उड़ीसा के चांदीखोल यानी 4 MMT और कर्नाटक के पादुर 2.5 MMT में 2 अतिरिक्त वाणिज्यिक सह रणनीतिक तेल भंडारण केंद्रों को मंजूरी दी थी। चलिए भारत में कच्चे तेल की कुल भंडारण क्षमता के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ISPRL का रणनीतिक भंडारण 9.5 दिनों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इतना ही नहीं, तेल कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक भंडारण 64.5 दिनों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है और चरण 2 में 11 अतिरिक्त दिनों की आवश्यकताओं को पूरा करने की योजना है। इससे भारत रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण के मामले में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के 90 दिन के मानक के करीब पहुंच जाएगा। चलिए अब रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी SPR के सामरिक महत्व को जान लेते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिरीकरण के लिए रणनीतिक साधन उपलब्ध होंगे। इसमें उदाहरण के लिए तेल की कीमतों को कम करने के लिए 2021 में विश्व के बड़े तेल उपभोक्ता देशों के साथ मिलकर भारत ने अपनी रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व से 5 मिलियन बैरल तेल की आपूर्ति बाजार में की थी। दूसरा है भारत की ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक शक्ति में वृद्धि होना।
इसमें उदाहरण को देखें तो 2017 में यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में कच्चे तेल का भंडारण करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई। खबर के अंत में भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ISPRL पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी। यह स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में कार्य करती है और ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड यानी OIDB की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। इसका मंत्रालय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। आपको बता दें ISPRL अपनी 30% भंडारण क्षमता भारतीय या विदेशी कंपनियों को पट्टे पर देकर वाणिज्यिक उपयोग कर सकता है। साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में कच्चे तेल की संपूर्ण भंडारण क्षमता पर सरकार का प्राथमिक अधिकार होगा। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिंद महासागर में विनाशकारी सुनामी के 20 वर्ष पूरे हुए हैं। 2004 में हिंद महासागर में विनाशकारी सुनामी उत्पन्न हुई थी। यह इंडोनेशिया के सुंडा ट्रेंच के पास आए 9.1 तीव्रता के भूकंप के कारण हुई थी। इस सुनामी ने लगभग 14 देशों में भारी तबाही मचाई थी। आपको बता दें कि सुंडा ट्रेंच प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है। रिंग ऑफ फायर तीव्र ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियों का एक आर्च है जो दक्षिण पूर्व एशिया से होते हुए जापान से लेकर प्रशांत बेसिन तक फैला हुआ है। आइए सबसे पहले सुनामी के बारे में जानते हैं। भूकंप, भूस्खलन, समुद्र में लावा के प्रवेश, समुद्री पर्वत के ढहने या उल्कापिंड के प्रभाव के कारण समुद्री नितल पर तीव्र हलचल उत्पन्न होती है। इसके कारण जल के भीतर पैदा होने वाली अशांति से तरंगों की विशाल श्रृंखला पैदा होती है। इसे सुनामी कहा जाता है। सुनामी की विशेषता यह है कि सुनामी की लहरें गहरे महासागरीय क्षेत्र में जहाजों द्वारा अनुभव नहीं की जाती है, क्योंकि वहां इन लहरों की ऊंचाई यानी आयाम बहुत कम होता है, जबकि इन लहरों के बीच की दूरी एक दूसरे से बहुत अधिक होती है। हालांकि जब सुनामी उथले जल के पास पहुंचती है तो समुद्री लहरों का आयाम यानी ऊंचाई बढ़ जाती है। आपको बता दें कि सुनामी की गति समुद्र की गहराई पर निर्भर करती है, ना कि लहर के स्रोत से दूरी पर। चलिए इसी के साथ सुनामी के प्रभाव से निपटने के लिए उठाए गए कदम भी जान लेते हैं। वैश्विक स्तर पर देखें तो सबसे पहले यूनेस्को IOC सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम शुरू किया गया, जो कि वैश्विक तटीय क्षेत्रों में सुनामी से संबंधित जोखिमों की रोकथाम को मजबूत करने के लिए एक स्वैच्छिक एवं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आधारित प्रयास है। तथा सुनामी यूनाइटेड प्रोग्राम को देखें तो यह सुनामी से निपटने से जुड़ी तैयारी बेहतर बनाने के लिए यूनेस्को की प्रमुख पहल है। और वैश्विक सुनामी पूर्व चेतावनी और शमन कार्यक्रम यूनेस्को IOC द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। इसके तहत सदस्य देशों को सुनामी से संबंधित जोखिमों का आकलन करने, पूर्व चेतावनी प्रणाली लागू करने आदि में सहायता प्रदान की जाती है। वहीं भारत द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल है भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र यानी इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर ITEWC की स्थापना। यह भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ITEWC भारत को सुनामी से संबंधित सलाह या सूचना देने हेतु नोडल एजेंसी है। इसी के साथ भारत में सुनामी के प्रबंधन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और आखिर में एप्स और डिवाइस का विकास किया गया है। उदाहरण के लिए समुद्र में चेतावनी और अलर्ट के लिए जेमिनाई डिवाइस। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने पश्मीना प्रमाणन के लिए एडवांस फैसिलिटी और नेक्स्ट जनरेशन DNA सीक्वेंस सेंटर का उद्घाटन किया। इन केंद्रों को भारतीय वन्यजीव संस्थान WII देहरादून में स्थापित किया गया है। साथ ही पहले से स्थापित पश्मीना प्रमाणन केंद्र को एडवांस फैसिलिटी के रूप में अपग्रेड किया गया है। आपको बता दें कि नेक्स्ट जनरेशन DNA सीक्वेंस सेंटर जलवायु परिवर्तन के प्रति आनुवंशिक अनुकूलन तथा रोगजनक और होस्ट जीव के बीच अंतरक्रिया पर शोध अध्ययन को बढ़ावा देगा। इसके अलावा यह केंद्र बाघों, हाथियों, नदी डॉल्फिन जैसे संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए संरक्षण रणनीतियों के विकास को भी बढ़ावा देगा। चलिए सबसे पहले नेक्स्ट जनरेशन DNA सीक्वेंसिंग के बारे में बात करते हैं। इसमें DNA अणुओं में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन नामक न्यूक्लियोटाइड्स के सटीक क्रम का पता लगाया जाता है। DNA सीक्वेंसिंग से वैज्ञानिकों को पता चलता है कि किसी विशेष DNA सेगमेंट में किस तरह की आनुवंशिक जानकारी मौजूद है। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग NGS आनुवंशिक सूचनाओं का विश्लेषण करने का एक आधुनिक तरीका है। ये तरीका बड़ी संख्या में DNA या RNA का तेजी से अनुक्रमण कर सकता है।
इसके लाभ की बात करें तो जहां पुरानी तकनीक से अनुक्रमण में महीनों लग जाते थे, वहीं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग से केवल कुछ दिनों में ही पूरे जीनोम का अनुक्रमण किया जा सकता है। अब अलग अलग क्षेत्रों में नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के मुख्य उपयोग जानते हैं। पहला है माइक्रोबायोलॉजी। बैक्टीरिया, वायरस जैसे रोगजनकों की जीनोम सीक्वेंसिंग से रोगजनकों की पहचान करने, बीमारी के प्रसार पर नजर रखने और रोगाणुरोधी प्रतिरोध का अध्ययन करने में मदद मिलती है। दूसरा है चिकित्सा अनुसंधान और जीन थेरेपी। कैंसर के प्रकारों की पहचान करने, वंशानुगत बीमारियों के लिए उत्तरदायी दोषपूर्ण जीन को बदलने और शरीर में सटीक अंग तक दवा पहुंचाने में सहायता मिलती है। तीसरा है वन्यजीव संरक्षण। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग से वन्यजीवों की आबादी के आनुवंशिक स्वास्थ्य, विविधता, विकासवादी इतिहास, रोग निगरानी और अवैध व्यापार का पता लगाने में मदद मिलती है। साथ ही ये तकनीक जलवायु परिवर्तन का जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करने में भी सहायक है। और आखिरी है कृषि। फसल जीनोम की सीक्वेंसिंग से फसल किस्मों को सूखे के प्रति सहिष्णु बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के डीएनए का विश्लेषण करके पर्यावरण अनुकूल कीट नियंत्रण तरीकों की खोज की जा सकती है। खबर के अंत में पश्मीना, जिसे कश्मीर का गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये लद्दाख की चांगथांगी बकरियों की ऊन से प्राप्त किया जाता है और बुनाई के बाद उसे पश्मीना कहा जाता है। इस उत्पाद को 2019 में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला था। ये अति महीन यानी 12 से 16 माइक्रोन की कश्मीरी ऊन है। इसकी पारंपरिक रूप से हाथ से कताई और बुनाई की जाती है। श्रीनगर में पश्मीना परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन केंद्र की स्थापना की गई है। ये केंद्र पश्मीना की प्रामाणिकता और सख्त परीक्षण प्रोटोकॉल का पालन करके गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करता है। चलिए बढ़ते हैं आखिरी मुख्य खबर की तरफ। कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में पशुधन क्षेत्र में सुधार के लिए कई उपायों की सिफारिश की गई है तथा संबंधित प्रमुख मुद्दों को भी उजागर किया गया है। सबसे पहले भारत में पशुधन क्षेत्र की स्थिति पर एक नजर डाल लेते हैं। विश्व में पशुधन की सर्वाधिक आबादी भारत में है। 2022-23 में इसने कुल सकल मूल्यवर्धन यानी जीवीए में 4.66% का योगदान दिया था। इस क्षेत्र में 2014-15 से 2022-23 तक 7.38% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से वृद्धि हुई है। इसलिए कृषि संबंधित जीवीए में इसका योगदान 24.32% से बढ़कर 30.38% हो गया है। साथ ही इस रिपोर्ट में उजागर की गई मुख्य चिंताओं के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले कम बजट आवंटन है। लघु पशुधन संस्थान, नस्ल सुधार संस्थान और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद जैसे प्रमुख संस्थानों के लिए कम धनराशि आवंटित की जाती है। इसी के साथ चारा और आहार संबंधी मुद्दे। भारत में केवल 5% कृषि योग्य भूमि पर चारा उत्पादन होता है, जबकि भारत में विश्व की 15% पशुधन आबादी है। तथा पशुधन बीमा, भारत में केवल 1% पशुधन ही बीमा के तहत कवर है। वहीं अन्य मुद्दे देखें तो इसमें निधियों का कम उपयोग करना, कम उत्पादकता, योजनाओं में अपर्याप्त प्रगति आदि शामिल है। इसी के साथ इस रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों को भी जान लेते हैं। सबसे पहले पशुधन को विशेष क्षेत्र यानी स्पेशल सेक्टर घोषित करना। इससे इस क्षेत्र को उचित महत्व और संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। दूसरा, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम यानी एनपीडीडी के लक्ष्यों को पूरा करना। इसके तहत बल्क मिल्क कूलर्स और स्वचालित दुग्ध संग्रह इकाइयों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तीसरा, आवारा पशुओं की सहायता करना। इसके लिए किसानों को अनुत्पादक पशुओं की देखभाल करने तथा गौशालाओं को वित्त पोषित करने के लिए सब्सिडी या आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए तथा पशुधन बीमा का विस्तार करना। इसके तहत 53.5 करोड़ पशुधन आबादी को कवर किया जाना चाहिए। अन्य सिफारिशें जानें तो इसमें आनुवंशिक उन्नयन कार्यक्रम शुरू करना, राष्ट्रीय चारा मिशन की शुरुआत करना आदि शामिल है। चलिए खबर के अंत में पशुधन क्षेत्र के लिए भारत में शुरू की गई पहलें भी जान लेते हैं। सबसे पहली है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसका उद्देश्य सिलेक्टिव ब्रीडिंग के माध्यम से देसी नस्लों का संरक्षण और उनमें सुधार करना है। इसी के साथ किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी और पशु स्वास्थ्य अवसंरचना कोष। इसका उद्देश्य ऋण की उपलब्धता को बढ़ाना और पशु स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना का विकास करना है।
इनके अलावा डेयरी संबंधी कार्यक्रम NPDD जैसी पहलों का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। और आखिर में स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण संबंधी पहलों के बारे में भी जान लेते हैं। इसके तहत मुंहपका व खुरपका FMD और ब्रुसेलोसिस की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम आदि शुरू किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम जानेंगे लेसोथो के बारे में, जिसकी राजधानी है मासेरू। हाल ही में भारत ने खाद्य सुरक्षा और पोषण का समर्थन करने के लिए मानवीय सहायता के रूप में लेसोथो को 1000 मैट्रिक टन चावल सहायता के रूप में भेजा है। आइए सबसे पहले इसकी भौगोलिक अवस्थिति के बारे में जान लेते हैं। यह एक स्थलरुद्ध देश है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी अफ्रीका के भीतर अवस्थित है। इसे द माउंटेन किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। लेसोथो की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर ड्रेकेंसबर्ग और मालोटी पर्वतमाला पाई जाती है। यहाँ ऑरेंज नदी पाई जाती है जो कि दक्षिणी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह लेसोथो उच्च भूमि से निकलती है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। गुजरात का मसाली गांव भारत का पहला सीमावर्ती सौर ऊर्जा गांव यानी सोलर विलेज बन गया है। इस गांव की 100% बिजली आवश्यकता गांव में ही उत्पादित सौर ऊर्जा से पूरी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने आवास और अन्य बनाम RBI मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC के 2008 के फैसले को खारिज कर दिया है। NCDRC ने अपने फैसले में बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड के बकाया पर 30% से अधिक ब्याज वसूलने को अनुचित व्यवसाय गतिविधि मानते हुए इस पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन B लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की आंतरिक न्याय प्रणाली में स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महासभा ने आंतरिक न्याय परिषद की स्थापना की है। घरों में अलग अलग स्रोतों से PM 2.5 उत्सर्जन पर नजर रखने वाले हालिया अध्ययनों ने इंडोर वायु प्रदूषण का विश्लेषण किया है। इन अध्ययनों के अनुसार श्रीनगर, कानपुर और इलाहाबाद सहित 29 शहरों में PM 2.5 प्रदूषण में घरों से होने वाले उत्सर्जन की अधिक भूमिका है। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के नागपुर मनसर बाईपास सेक्शन पर बायो बिटुमेन से बने भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया। बिटुमेन कच्चे तेल के आसवन से प्राप्त एक काला पदार्थ है। यह चिपचिपा होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सड़क बनाने और जल रोधक बनाने में किया जाता है। नए शोध से पता चला है कि डेनाली फॉल्ट के समानांतर 3 साइट किसी समय लघु संयुक्त भूगर्भिक स्थलाकृति थी। ये डेनाली फॉल्ट अलास्का में स्थित एक प्रमुख स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है। यह प्रशांत महासागर की रिंग ऑफ फायर पेटी की व्यापक टेक्टोनिक गतिशीलता का हिस्सा है। तमिलनाडु ने केंद्र सरकार से सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी UIP में मम्प्स रोग का टीका शामिल करने का अनुरोध किया है। यह एक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पर्यटकों को रण उत्सव के लिए कच्छ के रण में जाने का सुझाव दिया है। कच्छ का रण प्राचीन भूवैज्ञानिक बदलावों के कारण अरब सागर का यह उथला क्षेत्र अब मौसमी लवणीय दलदल और मरुस्थलीय क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।